बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपना लेसन नंबर 17 यानी सबक नंबर 17 और आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गोया कि अब हम एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गोया कि अब हम आज से इंशाल्लाह बड़े बड़े जुमले बनाना सीखेंगे जिनमें अफ़आल होते हैं। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करना चाहेंगे जो कुछ हमने कल पढ़ा है। हमने कल क्या पढ़ा है? हमने कल जो है एक खाका पेश किया था आपके सामने टेंस को लेकर के, और कितने जुमले बनते हैं, इनकी कितनी किस्में, इन सारी बातों को लेकर के हमने आपके सामने खाका पेश किया था। और मैंने बताया था कि टेंस का मतलब होता है जमाना। ठीक है, टेंस का मतलब जमाना होता है और ये कुल 3 तरह के होते हैं। पहले को हम प्रेजेंट कहते हैं, दूसरे को हम पास्ट कहते हैं, तीसरे को हम फ्यूचर कहते हैं। और ये किसी भी जमाने में चले जाएं, इनकी यही 3 किस्में होंगी, बस इनका सिर्फ नाम बदलेगा। तो हम कोई भी बात करेंगे, ठीक है, वो या तो हाल में होगा या माजी में होगा या मुस्तकबिल में होगा। और जो भी बातें हमारी हाल में होंगी वो या तो इंडेफिनिट होंगी या कंटिन्यूअस होंगी या परफेक्ट होंगी या परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगी। और इन चारों में से जो भी हमारी बातें होंगी वो या तो अफर्मेटिव होंगी या नेगेटिव होंगी या इंट्रोगेटिव होंगी या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होंगी। तो गोया कि ये कुल 48 हो जा रहे हैं आपके 48। कैसे? आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। कितने हो गए? 4 4 8 4 12। ठीक है, ये कुल 12 हैं। अब ये जो 4 किस्में हैं जो 12 होंगी, ये इन चारों में से कोई होंगी, राइट? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो गोया कि 4 4 8 4 12, ठीक है, ये 12 हैं। इन 12 को अगर आप जरब देंगे इन 4 से तो 12 चौक 48 हो गए। तो गोया कि आपके कुल 48 जो है किस्म के जुमले बनते हैं एक्टिव वॉइस में। ठीक है, लेकिन हमें जो फोकस करना है वो हमारा सारा फोकस अभी किस पे होगा? इस पर होगा। यानी अफर्मेटिव जुमला कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। इसकी वजह यह है कि ये जो 12 किस्में हैं ये कुल मिला करके इसी 4 पे आके डिपेंड हो जाती हैं। तो हमें इन पर फोकस करना, यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है। हम जो भी बनाएंगे, चाहे वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएं या कंटिन्यूअस का बनाएं, चाहे परफेक्ट का बनाएं चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाएं, आप पास्ट का बनाएं इंडेफिनिट में चाहे कंटिन्यूअस में, चाहे परफेक्ट में चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, आप फ्यूचर का बनाएं चाहे इंडेफिनिट में चाहे कंटिन्यूअस में चाहे परफेक्ट में चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये कुल मिला करके यहीं पर आके टिकेंगे, यही इनका खाका होगा। ठीक है, तो हमें इनके खाके को समझना है। बाकी इंडेफिनिट का अपना हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का अपना हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर इंडेफिनिट का अपना हेल्पिंग वर्ब है। यानी हर एक यहाँ पे जो किस्में हैं हर एक का अपना अपना जो है हेल्पिंग वर्ब है, उनका अपना इस्तेमाल जिसको हम सीखेंगे। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब होंगे सब आकर के इसी पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें इनका स्ट्रक्चर समझना होगा। और हम जो है 12 दिन में इन 12 को पढ़ लेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो गोया कि इंडेफिनिट ये 4 तरह के होंगे, तो वो गोया कि इन चारों को हम पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट को, ये भी 4 तरह के होंगे एक दिन में। फिर इंडेफिनिट फ्यूचर को पढ़ेंगे, ये भी 4 तरह के होंगे। तो गोया कि 1 2 3 3 दिन में हम इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस आएंगे, एक दिन इसमें जाएगा हमारा, दूसरा इसमें जाएगा, आगे इसमें जाएगा। तो इस तरह से हम 12 दिन के अंदर इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और इसमें जो है हमारी जो है प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप अगर ये 4 चीजें याद कर लें और ये 4 याद कर लें, 8 चीजें याद कर लें, तो गोया कि आपको जो है ये 48 किस्म के नाम याद होंगे। वो कैसे? इंडेफिनिट अगर आपने याद कर लिया है, कंटिन्यूअस याद कर लिया, परफेक्ट याद कर लिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस याद कर लिया है, अफर्मेटिव याद कर लिया है, नेगेटिव याद कर लिया आपने, इंट्रोगेटिव याद कर लिया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव याद कर लिया है, तो गोया कि आप प्रेजेंट जोड़ देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो गोया कि आपने इसको 4 बनाया, राइट? तो ये 4 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर फिर कंटिन्यूअस ये भी 4 बन जाएगा, फिर ये परफेक्ट ये भी 4 बन जाएगा, प्रेजेंट जुड़ता जाएगा इससे। फिर आप पास्ट पे आएंगे, इसको 4 से करेंगे,
फिर ये कंटिन्यूस भी 4 हो जाएगा, परफेक्ट भी 4 हो जाएगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस भी 4 हो जाएगा। तो गोया कि कुल मिला करके हमारी जो बातें होंगी उनमें जरूर इनमें से कोई ना कोई एक आएगा। इसी तरह से इन चारों में से भी कोई ना कोई जरूर होगा और इन तीनों में से भी कोई ना कोई जरूर होगा। तो ये मतलब है इसका। तो चूंकि इनको हम पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले किस माने में है, इनका क्या हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसको जो हम पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर होगा आपका, ये स्ट्रक्चर होगा, यही आपका जो है बेस है। तो इसको आप अगर समझ गए तो इंशाल्लाह आगे चल करके सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो आगे हमने इसी चीज पर फोकस करते हुए आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस का खाका क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस कहते हैं उन जुमलों को जिनका करने वाला यानी जिनका फाइल जुमले में मौजूद हो, वाज़ेह तौर पर दिख रहा हो और हमें पता चले कि काम कौन कर रहा है। तो अगर कोई जुमला चाहे वो हाल का हो, चाहे वो माजी का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो आकर के या तो पॉजिटिव होगा जिसे आप अफर्मेटिव भी कहते हैं, सिंपल भी आप कह सकते हैं, या वो नेगेटिव होगा, या वो इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। आप ये सब पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव किसे कहेंगे जिसमें जो है नहीं ना पाया जाए, नेगेटिव किसे कहेंगे जिसमें नहीं पाया जाए, इंट्रोगेटिव किसे कहेंगे जिसमें सवाल किया गया हो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे उन जुमलों को जिसमें सवाल भी किया गया हो और उसमें नफी का भी माना पाया जाए। तो जितने भी एक्टिव वॉइस की जो भी किस्में हो जाएं, अगर वो पॉजिटिव है, उसमें नफी का माना नहीं पाया गया है, तो हम कैसे जुमले बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स लाएंगे। अगर उसमें नेगेटिव पाया गया है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर दीगर जो वर्ड्स पाए जाते हैं उनको लिखेंगे। अगर उसमें सवाल किया गया है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दीगर वर्ड्स उनको लिखेंगे। अगर उसमें सवाल भी किया गया है और उसमें नफी का भी माना पाया गया तो हमारा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और ये सिर्फ जो है प्रेजेंट के साथ खास नहीं होंगे, ये पास्ट में भी यही चीज होगी, आपका फ्यूचर में भी यही चीज होगी। ठीक है, कंटिन्यूअस में भी जो भी परफेक्ट जो भी कुछ आए, अगर जुमले में मनफी नहीं है, नफी नहीं है तो ये स्ट्रक्चर होगा, अगर जुमले में नफी आ गया तो ये स्ट्रक्चर होगा, अगर जुमले में सवाल आ गया तो ये स्ट्रक्चर होगा, अगर जुमले में सवाल और नफी दोनों है तो स्ट्रक्चर होगा। तो आपको इन स्ट्रक्चर को याद करना है, तो इंशाल्लाह इसके थ्रू आप बआसानी जुमले बनाएंगे और यही बुनियाद है अंग्रेजी जुबान की। तो ये कल हमने सीखा था। तो गोया कि आपने इनका खाका सीख लिया है। ठीक है, जो आखिरी किस्म है 4, अगर हम आपको जो है बताएं तो जो आखिरी किस्म है टेंस की, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है, ये चारों ये स्ट्रक्चर पर बेस है। तो इन्हीं का स्ट्रक्चर हमने सीखा है। तो आगे चल करके इंशाल्लाह हम इन्हीं के बेस पर हम अपने जुमले को बनाएंगे। तो ये हमारा खुलासा था जो कुछ हमने सीखा था कल, और ये एक स्ट्रक्चर है, एक खाका मैंने पेश किया है टेंस को लेकर के, एक्टिव वॉइस को लेकर के। अब हम तफसील के साथ एक एक को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं, और जिसमें सबसे पहला हमारा है अल्फाज मानी, और ये जो बकिया हिस्से उनको हम लेते हैं। पहला वर्ड है माउथ, मुंह, मसल, पट्ठा, मस्टाश, मोच, नेल, नाखून, नेवल। आप इसको गलत नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है? नेवल। गर्चे नावल लिखा है बट ये नेवल पढ़ा जाएगा, ब्रिटिश में अमेरिकन दोनों में। नाफ, नेक, गर्दन, नर्व, आसाब, नोज, नाक, नोस्ट्रिल, नथुना, या आप नथुनी भी कह सकते हैं। उसके बाद है, आप इसको पढ़ेंगे पलेट, बट ये पलेट नहीं बल्कि ये पैलेट है। क्या ये? पैलेट, पैलेट। तालू। अब हम मजीद अल्फाज लेंगे उर्दू से इंग्लिश, जिसमें से पहला है थूक, सलाइवा, कंधा, शोल्डर, जिल्द, स्किन, खोपड़ी, स्कल, तिल्ली, स्प्लीन, मैदा,
स्टमक, अब आप इसको स्टोमक नहीं पढ़ेंगे, स्टमक, स्टमक। कनपट्टी, टेम्पल। दांत, टीथ। तो यहाँ पर हमारा आज का हिस्सा खत्म होता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। इंशाल्लाह हम इस लेसन में कुछ और सीखेंगे इंशाल्लाह आगे चल करके। अब हम आगे चलते हैं और रिवाइज करते हैं अफ़आल। और मैंने बताया था कि अफ़आल मुख्तलिफ इनकी सारी शक्लें, तो हम उनको भी रिवाइज करेंगे, जिसमें पहला है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बोलना, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। चुराना, स्टिंक, स्टैंक, स्टंक। बदबू करना, स्ट्राइड, स्टोर्ड, स्ट्रीडन, नॉट स्ट्राइडन, स्ट्रीडन। फलांगना, स्ट्राइव, स्ट्रोब, स्ट्रीवन, नॉट स्ट्राइवन, स्ट्रीवन। जिद्दोजहद करना, कुछ लोग जद्दोजहद पढ़ते हैं। स्वेयर, स्वोर, स्वोर्न। कसम खाना, स्वेल, स्वेल्ड, सोलन। फूलना या सूजना, स्विम, स्वम, नॉट स्वम, स्वयं, स्वम। तैरना, टेक, टुक, टेकन। लेना, टेयर, हम लोग पढ़ते हैं टीयर, बट ये टीयर नहीं, टेयर, टोर, टोर्न। इसका मतलब होगा फाड़ना या चीरना। अब हम आगे चलते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, और जिसमें पहला है डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको। डोंट टॉक अबाउट मी, इसको आप टॉक पढ़ेंगे, ओ की आवाज आएगी, टैक नहीं, टॉक। मेरे बारे में बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस नहीं, थोड़ा सा आप नॉनसेंस, बकवास मत करो। डोंट टीच मी, मुझे मत सिखाओ। डोंट टीज मी, मुझे परेशान मत करो। अब हम आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, हम कहेंगे डोंट ट्राई माई पेशेंस, डोंट ट्राई माई पेशेंस। स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, हम कहेंगे डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, तुम कहेंगे डोंट ट्राई टू क्लैश विद मी अगेन। बहुत ज्यादा परेशान मत हो, हम कहेंगे डोंट वरी टू मच। उसके बाद है पागल मत बनो, तुम कहेंगे डोंट बी सिली। तो यहां पर हमारा ये हिस्सा खत्म होता है आज के लिए। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। और ये कहानी है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़कर आए होंगे, आप लोग समझ कर आए होंगे, काफी हद तक समझे होंगे आप लोग। और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा। ओके, आई वुड लाइक टू लिसन मिस्टर ज़बीउल्लाह, प्लीज। My friend was walking down a deserted Mexican beach at sunset. As he walked along, he began to see another man in the distance. As he grew nearer, he noticed that the local native kept leaning down, picking something up and throwing it out into the water. Time and again, he kept hurling things out into the ocean. As my friend approached even closer, he noticed that the man was picking up starfish that had washed up on the beach, and one at a time he was throwing them back into the water. My friend was puzzled.
ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन हसन जज़ा। ओके, तनवीर मलिक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। He approached the man and said, "Good evening, friend. I was wondering that you are doing. I am throwing these starfish back into the ocean. You see, it's low tide right now, and all of these starfish have been washed up into the shore. If I don't throw them back into the sea, they will die up here from lack of oxygen." ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ओके, मुद्दस्सिर रिजवान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Bismillahirrahmanirrahim. I understand it, but my friend replied, but there must be thousands of starfish on this beach. You can you can't you can't possibly get to all of them. There are simply too many, and don't you yet realize this probably happening on hundreds of beaches all up and down this coast. Can't can't you see that you can't possibly make a difference? The local the local native smiled, bent down and picked up yet another starfish, and as he threw it back into the sea, he replied, "Made a difference to that one." ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन हसन जज़ा। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा माशाल्लाह। अब मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप लोग मैच करें, और जहां पर भी आपको अलग दिखे, अलग लगे, आपको लगे कि गलत में पढ़ रहा था, प्लीज आप उसको नोट कर लें ताकि दोबारा आपसे गलती ना हो। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुने। माई फ्रेंड वॉज वॉकिंग डाउन अ डेजर्टेड मैक्सिकन। देखिए यहां पर लोग क्या पढ़ते हैं, वॉकिंग, बिल्कुल वॉकिंग, वॉक नहीं को थोड़ा सा आप उसको ए एल को ओ की आवाज देंगे, क्या कहेंगे, वॉकिंग डाउन अ डेजर्टेड, नॉट डिजर्टेड, डेजर्टेड, ठीक है। उसके बाद ये क्या पढ़ेंगे आप, मैक्सिकन, मैक्सिकन, मैक्सिकन नहीं, मैक्सिकन बीच, ओके। तो माई फ्रेंड वॉज वॉकिंग डाउन अ डेजर्टेड मैक्सिकन बीच एट सनसेट. As he walked along, he began to see another man in the distance. Distance. As he grew nearer, he noticed that the local native kept leaning down, picking something up and throwing it out into the water. अब इसको थ्रू नहीं पढ़ेंगे, मैंने बताया था कि थ्रो यहाँ पर इस्तेमाल होगा फेंकने के माने में, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के जरिए, तो यहाँ पे थ्रो होगा, ओके। Time and again he kept hurling things out into the ocean. Ocean. इसको क्या पढ़ेंगे, ocean, ocean. As my friend approached even closer. इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे even closer. ई थोड़ा सा आप खींचेंगे, even, ओके, even closer. A1 नहीं या even नहीं, even closer. He noticed that the man was picking up starfish that had washed up on the beach. And one at a time he was throwing them back into the water. My friend was puzzled. ठीक है, अब एक बार फिर से पढ़ता हूँ सही तौर पर, देखें आप। My friend was walking down a deserted Mexican beach at sunset. As he walked along, he began to see another man in the distance. As he grew nearer, he noticed that the local native kept leaning down, picking something up and throwing it out into the water. Time and again he kept hurling things out into the ocean. As my friend approached even closer, he noticed that the man was picking up starfish that had washed up on the beach. And one at a time he was throwing them back into the water. My friend was puzzled. आगे है, he approached the man and said,
Good evening, not evening. Good evening, friend. I was wondering what you are doing. I am throwing these starfish back into the ocean. You see, it's low tide right now, and all of these starfish have been washed up onto the shore. If I don't throw them back into the sea, they will die up here from lack of oxygen. हम इसको क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन. बट ये ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. एक बार फिर से पढ़ते हैं. He approached the man and said, "Good evening, friend. I was wondering what you are doing. I am throwing these starfish back into the ocean. You see, it's low tide right now, and all of these starfish have been washed up onto the shore. If I don't throw them back into the sea, they will die up here from the lack of oxygen." अब हम आगे चलते हैं और आखिरी हिस्से को पढ़ते हैं. I understand, my friend replied, but there must be thousands of starfish on this beach. हम इसको पढ़ते हैं थाउजेंड, बट ये थाउजेंड से क्या? थाउजेंड. ओके, जेंड. You can't possibly get to all of them. There are simply too many. And don't you realize this is probably happening on hundreds of beaches all up and down this coast? Can't you see that you can't possibly make a difference? The local native smiled, bent down and picked up yet another starfish, and he threw it back into the sea. He replied, "Made a difference to that one." तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं होती लोगों से, इसलिए इसी पर इक्तिफा करते हैं और इस हिस्से को यहीं पर ख़त्म करते हैं. अब हम आगे चलते हैं और हम सीखेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. और चूंकि हमारे पास होमवर्क नहीं था ग्रामर का, इसलिए हमने ग्रामर का हिस्सा यहाँ पर नहीं किया. इंशाल्लाह आज आपको होमवर्क मिलेगा ग्रामर का, आप उसको करके लाएंगे. ओके गाइज, हमने ब्रेक ले लिया. अब हम आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इसको जानना जरूरी है. प्रेजेंट इंडेफिनिट ये एक किस्म है उन जुमलों की जो हम प्रेजेंट में बनाते हैं. उन जुमलों की किस्म है जिनको हम प्रेजेंट में बनाते हैं. तो प्रेजेंट किसे कहते हैं? प्रेजेंट हाल को कहते हैं. ठीक है, जमाना हाल को प्रेजेंट कहा जाता है. और प्रेजेंट में जितने भी जुमले बनेंगे वह तो इंडेफिनिट होंगे या कंटिन्यूअस होंगे या परफेक्ट होंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे. हर एक की इनमें से अलग अलग पहचान है. इनका अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है, इनकी अपनी अपनी तारीफ है. इनको इंशाल्लाह इनको हम सीखेंगे एक एक करके. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को. लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने तरह के होते हैं. तो मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी जुमला हो प्रेजेंट का वो 4 किस्मों पर मुश्तमिल होगा. ठीक है, वो 4 किस्मों पर मुश्तमिल होगा. कौन सी किस्में हैं? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है. और ये चारों, इन चारों में से किसी कोई एक होंगे. अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, तो प्रेजेंट की जितनी भी ये 4 किस्में हैं इनमें से हर कोई ना कोई होगा इनमें से एक. या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर ये इंट्रोगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा. तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है. तो गोया कि यहाँ पर आपको गरचे 4 दिख रहे हैं, लेकिन अगर 4 को आप जरब करेंगे इन 4 से तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, राइट, 16 हो गए आपके. तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान देना है कि गरचे ये 4 है लेकिन ये असल में 16 है. लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, इंडेफिनिट नेगेटिव, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये प्रेजेंट के बारे में होगा. ठीक है, तो गोया कि इस हिस्से को आज हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आप समझ भी जाएंगे. और आपको मैंने पहले बता दिया है कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा. ये असल में स्ट्रक्चर है. ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सवाल किया गया तो उसका स्ट्रक्चर होगा, और अगर सवाल और नफी दोनों है तो उसका स्ट्रक्चर ही होगा. तो ये स्ट्रक्चर है, इनको आप पढ़ चुके हैं तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चीज है. प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं ऐसे जुमलों को जिनके आखिर में ता है, आए. जैसे वो रोज घर जाता है.
ऐसे जुमले जिनके आखिर में ती है आए, जैसे आप कहेंगे वो इस वक्त पढ़ाई नहीं करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट उन जुमलों को कहते हैं जिनके आखिर में ते हैं आते हैं, जैसे क्या वो लोग हॉकी खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट उन जुमलों को कहते हैं जिनके आखिर में ते हो आता है, जैसे कि तुम उसे क्यों परेशान करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट उन जुमलों को कहते हैं जिनमें ता हूं या ती हूं आता है, जैसे मैं सेब नहीं पसंद करता हूं। तो गोया कि क्या पता चला, पहले यह पता चला कि प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं है हूं हो। तो गोया कि प्रेजेंट होगा तो उसके लिए जरूरी है कि उसमें है में से कोई एक आए, ठीक है, हूं हो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होगा, जिनके आखिर में ता ती ते आए, ठीक है। तो जब ता है हो जाए, तीए हो जाए, तेहे हो जाए, ते हो, ता हूं आ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गोया कि क्या पता चला, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम किस जुमले को कहेंगे, उस जुमले को कहेंगे जिसमें फेल पाया जाए और वो जुमला खत्म हो ता है या से, या ती है से खत्म हो, या ते है से खत्म हो, या ते हो से खत्म हो, या ता हूं से खत्म हो। तो इस तरह के जुमले क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 किस्में हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, अभी मैंने क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आगे नहीं बताया। अगर हम इसकी बात करें, वो रोज घर जाता है पूरे जुमले को लेकर के, तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नहीं आया। अगर हम इसकी बात करें, वो इस वक्त पढ़ाई नहीं करती है, तो ती है यहां तक क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्यों, क्योंकि है आया हुआ तो प्रेजेंट हो गया, ती आ गया तो ये इंडेफिनिट हो गया, तो ती है ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। लेकिन अगर हम इस पूरे जुमले को लें, वो इस वक्त पढ़ाई नहीं करती है, तो हम इसको कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। नेगेटिव क्यों कहा हमने, क्योंकि इसमें नहीं आया हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहां पर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, लेकिन जैसे हम कह देंगे क्या वो लोग हॉकी खेलते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें सवाल किया गया, तो ये पूरा मिलाकर के ये पूरा जुमला क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें है आया हुआ है, और है इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं। इंडेफिनिट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ते आया हुआ है, ये अलामत है, निशान है इंडेफिनिट होने की, तो गोया कि ये प्रेजेंट भी हो गया, इंडेफिनिट भी हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सवाल किया गया है, तो हर वो जुमला जिसमें सवाल किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। अगर हम इसकी चौथी किस्म की मिसाल लें, तो ये है ता हूं। तो ये प्रेजेंट हुआ हूं की वजह से, और ता की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडेफिनिट। लेकिन मैं सेब नहीं पसंद करता हूं, ये आपका नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ और ऐड कर दें और हम कहते हैं क्या मैं सेब नहीं पसंद करता हूं, तो हमारा जुमला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, क्योंकि इसमें सवाल भी किया गया, क्या अगर यहाँ लिख दें क्या मैं सेब नहीं पसंद करता हूं, तो गोया कि ये जुमला क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो खुलासा क्या हुआ इसका, खुलासा ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम उस जुमले को कहेंगे, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, इसकी किस्मों की बात नहीं कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हर उस जुमले को कहेंगे जो खत्म होता हो ता है, ती है, ते हो, या ता हूं या ती हूं वगैरह से, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जाहिर सी बात है हम हर वक्त नहीं कहते हैं कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, कोई खास वजह होती है तभी हम यूज करते हैं ना, करता है वो परेशान करता है, इस तरह की बातें हम हर वक्त नहीं यूज करते। कभी हम यूज करते हैं रहा हूं, कभी हम यूज करते हैं रहा, कभी हम यूज करते हैं रही, मतलब अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करेंगे हैबिचुअल एक्शन में, यानी जब जो खास आदत होती है, जो आम तौर पर आदत होती है उसको बताने के लिए। जैसे कि आपको कोई आदत है, लोगों की कोई आदत है, अगर हम मिसाल दें तो आप जैसे कहेंगे मैं रोजाना चाय पीता हूं, तो कहेंगे आई ड्रिंक ग्रीन टी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे सब्ज चाय जोड़ लीजिएगा, मैं रोजाना सब्ज चाय पीता हूं। तो ये गोया कि जब आप अपनी आदत बताएंगे किसी के सामने जो आप कर रहे हैं लगातार मुसलसल, तो इस सूरत में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला इस्तेमाल हुआ, यानी आप किसी की आदत को, अपनी आदत को, या जो रोजाना होता है उसको बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में आप कैसे कहेंगे, मैं रोजाना चाय पीता हूं, मैं रोजाना सब्ज चाय पीता हूं, तो ये आप आदत बता रहे हैं। आप नहीं कहेंगे कि मैं रोजाना चाय पिया, ये आप आदत नहीं बता रहे, ये आप अपनी माजी की बात कर रहे हैं।
लेकिन अभी आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी आदत है, उसको बता रहे हैं, तो इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, यानी उसमें ताहे तीहे वगैरह आएगा। यह पहला इस्तेमाल हुआ। इसका दूसरा इस्तेमाल हम कब करते हैं? किसी हकीकत को बताने के लिए जो हर कोई जानता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि सूरज मगरिब में डूबता है, तो यह हकीकत है एक बात, सूरज मगरिब में डूबता है, तो इसके लिए भी आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। ये इसका दूसरा इस्तेमाल हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, वो जुमले जिसमें ताज्जुब पाया जाए और उसमें देयर या हियर वगैरह का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे कि और वो काम प्रेजेंट में हो रहा हो, ठीक है, उस जुमले में हाल, वो जुमला हाल में हो, उसमें हियर या देयर वगैरह हो और वो प्रेजेंट में हो रहा हो। मिसाल के तौर पर ये लो ट्रेन आ गई, तो आप कहेंगे हियर कम्स द ट्रेन। तो ये आप जुमला कब बोलते हैं? मान लीजिए आप इंतजार कर रहे थे, अचानक कुछ हुआ, हाँ ट्रेन आ गई, तो इसमें थोड़ा सा ताज्जुब पाया जा रहा है ना कि आप इंतजार कर रहे थे, ट्रेन आ गई। तो गर्चे इसने आपने पास्ट का तर्जुमा किया, ये लो ट्रेन आ गई, जाहिर सी बात है पास्ट का है, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो अब बेहतर है कि आप कहें हियर कम्स द ट्रेन, हियर कम्स द ट्रेन। अगर आप इसका उर्दू तर्जुमा करेंगे तो यही होगा, ये लो ट्रेन आ गई, आप नहीं कहेंगे ये लो ट्रेन आती है, ये लो ट्रेन आती है, ऐसा कहीं नहीं सुना आप, ये लो ट्रेन आ गई। तो गर्चे ये जुमला उर्दू वाला पास्ट में है, माजी में, लेकिन अगर आप इसमें हियर का इस्तेमाल कर लिया तो आप इस जुमले को किस में लाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाएंगे। ये तीसरा इस्तेमाल हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करने का। इसका एक इस्तेमाल और है, वो इस्तेमाल क्या है कि जब आप कोई काम हो रहा हो मुसलसल, ठीक है, एक मुतय्यना वक्त पर हो रहा हो, यानी मुसलसल कोई काम हो रहा है, फिलहाल भी हो रहा है, तो उस वक्त के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहेंगे कि बस सुबह 9 बजे आती है, तो गोया कि यह काम बस का आना रोजाना है, तो गोया कि आपकी जो बस है वो सुबह 9 बजे आती है। तो आप नहीं कहेंगे कि उर्दू में भी नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे कि बस सुबह 9 बजे आ रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बस आज की बात हो रही, आ रही मतलब आपने बुलाया होगा, आपने फिक्स किया होगा, फिर बस आ रही है। लेकिन अगर आप कहते हैं बस सुबह 9 बजे आती है, इसका मतलब ये कि मुसलसल काम हो रहा है, यानी बहुत पहले से काम चलता आ रहा है, अब भी यही हो रहा है, लेकिन बस 9 बजे आ रही है, इसका मतलब आपने कॉल किया होगा, फिक्स किया होगा टाइम, उसके बाद वो बस आ रही है। तो आ रही में मतलब ये निकल के आ रहा है कि मुसलसल काम नहीं हो रहा है, लेकिन बस सुबह 9 बजे आती है, तो इसका मतलब ये कि काम रोज होता है। तो ऐसे वक्त में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। और कोटेशन में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आप कोई कौल बयान करना चाहते हैं, कोई कौल आप कहते हैं, या लोगों ने जो अक़वाल कहे हैं, उनमें अक्सर क्या इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक जुमला है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। ये जुमला कहा है एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो उन्होंने क्या कहा? इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन देन फर्स्ट बर्न लाइक द सन। तो इसका मतलब होगा कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं चाहते हैं, तो एक कोट है, एक कौल है, बहुत ही माना खेज कौल है, इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। हर जगह तो नहीं हो सकता, माजी में भी बहुत सारे जुमले मिलेंगे आपको, लेकिन ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? कोटेशन में, कौल में, अक़वाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। हमने क्या सीखा अभी तक? प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। दूसरा हमने क्या सीखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कब करते हैं। अब हम जा रहे हैं सीखने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने तरह के होते हैं। तो मैंने बताया कि ये 4 तरह के होंगे, या तो अफर्मेटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। और अगर आप इनके मानी को समझ जाए, अफर्मेटिव का मतलब सिंपल, जिसमें नफी ना हो, तो वो अफर्मेटिव कहलाएगा। अगर कोई जुमला जिसमें नफी हो, उसको नेगेटिव कह देंगे। अगर कोई जुमला जिसमें इंट्रोगेटिव है, तो उसको हम, जिसमें सवाल पाया जाए, उसको हम इंट्रोगेटिव कहेंगे। अगर कोई जुमला जिसमें सवाल और नफी दोनों हो, तो उसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कह देंगे। तो गोया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब आप समझ गए कि जिसमें ता हो, ती हो, ते हैं वगैरह हो, और फिर ये किस्म आ जाएगी इसके माने के एतबार से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की 4 किस्में हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, तीसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, चौथा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये 4 किस्में हैं, इन सब का अपना अपना स्ट्रक्चर है और इनको हम अब सीखने जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव ऐसे जुमले को कहा जाता है जिसमें नफी या नहीं ना हो। जैसे कि आप कहेंगे सूरज दिन में निकलता है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें नफी नहीं पाई गई, सवाल नहीं किया गया, तो गोया कि ऐसे जुमले को आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। दूसरी मिसाल,
वो रोजाना पाबंदी से मस्जिद जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, सवाल नहीं किया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो रोजाना पाबंदी से मस्जिद जाता है। तो अगर इस तरह के कोई जुमले आ जाएं तो इनका बनाने का स्ट्रक्चर है, इस वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में दो स्ट्रक्चर होंगे। पहला स्ट्रक्चर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी जो वाहिद होते हैं, यानी एक होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होगा प्लूरल के लिए, जिसे आप जमा कहते हैं। लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है, स्मॉल सा, बस उसको आप अभी समझेंगे। पहला, आप सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होता है, वरना डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। तो चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसलिए हम वर्ब लिखेंगे। और वर्ब कौन सी लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब में यस या ईएस आप लगा देंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंगुलर के लिए है। जब कोई फाइल, कोई सब्जेक्ट एक हो, अकेला हो, तो उस वक्त हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। यही सेम स्ट्रक्चर प्लूरल के लिए भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद वर्ब कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। ये प्लूरल के लिए होगा। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, कुछ फर्क नहीं। बस ये वर्ब में थोड़ा सा अगर सिंगुलर हो जाए, कोई वाहिद हो, तो यस या ईएस लगा देंगे बस। तो गोया कि आप इसको एक ही स्ट्रक्चर माने, दो ना माने, लेकिन अगर आप इसको दो मानते हैं तो आपको फर्क समझना होगा कि आपको जो है बस वर्ब में यस या ईएस लगा देना है अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है उर्दू के मुकाबले में। अगर उर्दू की बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे, कहीं आप इस्तेमाल करते हैं ता है, कहीं इस्तेमाल करते हैं ती है, कहीं आप इस्तेमाल करते हैं ते हैं, कहीं आप इस्तेमाल करते हैं ती हैं, कहीं आप इस्तेमाल करते हैं ता हूं। तो आप देख सकते हैं कि उर्दू में कितने सारे आ गए, परेशान हो जाएगा सीखने वाला। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा है। सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, दीगर वर्ड्स लिखो, दोनों में सिंपल सा है। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है कि आप यस यस लगा दें अगर वो सिंगुलर है तो बस। अगर आप देखें उर्दू की बिलमुकाबिल कितनी आसान जुबान है ये। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा कब, ऐसा जुमला जिसमें नफी या सवाल ना हो, जैसे कि वो घर जाता है, वो रोजाना सबक पढ़ता है, इस तरह के जुमले। बस आपको ख्याल रखना है यस या यस का आपको इस्तेमाल करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आप मिसाल लें, अहमद रोजाना कुरान करीम की तिलावत करता है। तो आप देख सकते हैं जुमला अफर्मेटिव है, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट कैसे हुआ, है लगा हुआ है। इंडेफिनिट कैसे हुआ, ता आया हुआ है। और अफर्मेटिव कैसे हुआ, क्योंकि इसमें नहीं और सवाल नहीं किया गया है, ठीक। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे अहमद रिसाइट्स द होली कुरान। तो इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, अहमद इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वर्ब का इस्तेमाल किया, जो कि आप देख सकते हैं, जो हमने आपको फार्मूला बताया उसके हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ईएस में से कोई लगाएंगे, हमने यस लगा दिया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा दिया द होली कुरान, उसके बाद अदर वर्ड्स डेली। तो देख सकते हैं आप, अहमद रिसाइट्स द होली कुरान डेली, इसका क्या मतलब होगा, अहमद रोजाना कुरान करीम की तिलावत करता है। तो आप देख सकते हैं यही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, हमने कोई अलग फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया। चूंकि ये सिंगुलर था इसलिए हमने यहाँ पर रिसाइट्स कर दिया है, रिसाइट्स कर दिया है, बस इस वजह से यहाँ पर यस आ गया है। हमें यह जानना होगा कि यस या ईएस का इस्तेमाल कहाँ करें। जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि वर्ब में हम यस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन आप यस या इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक रूल है, वो ये है कि हर वो वर्ब जो ओ एस एक्स एस एच या सी एच पर खत्म हो, यानी अगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके आखिर में यस आ जाए या यस आ जाए या एक्स आ जाए या एस एच आ जाए या सी एच आ जाए, तो इस सूरत में हम ई एस बढ़ाएंगे। अगर इन पांचों में से कोई एक आ रहा है तो हम क्या बढ़ाएंगे, ई एस, वरना हम सिर्फ एस बढ़ाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिसाइट्स में इन पांचों में से कोई एक भी नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ ई एस बढ़ाया। लेकिन अगर मान लीजिए गो है, गो आ जाए तो आप यहाँ पर ई एस बढ़ाएंगे, गोज। रीच है, आप देख सकते हैं रीचेज, राइट, रीचेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ई एस का इजाफा किया। ये मिस है, यहाँ पर एस एस से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मिसेस कहा, राइट, मिसेस।
गो से गोज हो जाएगा, रीच से रीचेज हो जाएगा, मिस से मिसेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अफ़आल हैं इन पांचों में से किसी एक के साथ खत्म होते हैं, इसीलिए हमने ES का इजाफा किया। ठीक है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि आप यस कहाँ इस्तेमाल करेंगे या ES कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे मिसाल लेते हैं प्लूरल की। प्लूरल की मिसाल है वो लोग हर हफ्ते आम खाते हैं, बहुत ज्यादा पसंद उन्हें आम, या हर रोज आम खाते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो आप कहेंगे दे ईट मैंगो एवरी वीक, दे ईट मैंगो एवरी वीक। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर सेम है जो मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। जैसे आप कहेंगे दे ईट मैंगो एवरी वीक, तो आप देख सकते हैं दे सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, एवरी वीक ये अदर वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमने यस या ES का इजाफा नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट जब प्लूरल हो जाए तो उस वक्त हम यस या ES का इजाफा नहीं करते हैं। ये खास है किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो यानी वाहिद हो। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी, वो चीज ये है कि यू सिंगुलर, जैसे कि तुम अकेला आदमी हो, इसी तरह से आई, इनके साथ भी हम यस या ES का इस्तेमाल नहीं करते, गर्चे ये सिंगुलर आ जाएं, लेकिन इनके साथ हम इसमें प्लूरल का मुआमला करेंगे। तो अगर आपको कहना हो मैं आम खाता हूं, तो आप कहेंगे आई ईट मैंगो। यहाँ पर आप ईट्स नहीं लगाएंगे इस वजह से कि आप अकेले हैं, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर कहेंगे आई ईट मैंगो। कोई अकेला आदमी है यू, तो आप कहेंगे यू ईट मैंगो। तो ये आपका सही इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, ये सारी बातें थी प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, यानी जिसमें नफी ना हो, सवाल ना हो। अब हम आगे अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की, तो प्रेजेंट का मतलब उसमें है होगा, इंडेफिनिट का मतलब उसमें ता है, ती, ये सब होगा, और नेगेटिव का मतलब उसमें नफी होगा। जैसे आप कहेंगे कि मैं इस वक्त खाना नहीं खाता हूँ, मेरा टाइम कुछ और है, मैं इस वक्त खाना नहीं खाता हूँ। एक और मिसाल, मैं घर रोजाना नहीं जाता हूँ वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि इसमें है आया हुआ, इसकी वजह से ये प्रेजेंट हो गया है, और इसमें चूंकि खाता जाता ये सब आया हुआ तो इसलिए इंडेफिनिट हो गया है, और इसमें नहीं आया हुआ इसलिए नेगेटिव हो गया है। तो इसका भी अपना स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, उसके बाद हम नॉट कहेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। और मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई नेगेटिव वाला सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बातें हैं जो हमने आपको पहले से बता रखी हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। अब इनका हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब ये है आपका डू या डज। याद रखें कि हर जुमले का अपना हेल्पिंग वर्ब है, हर जुमले का अपना हेल्पिंग वर्ब है, हर जमाने का अपना हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या डज। मुतलक तौर पर प्रेजेंट डेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगा, लेकिन चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में जिसमें नहीं पाया जाता, सवाल नहीं किया जाता, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पीछे जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब डायरेक्ट आ गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद दीगर वर्ड्स आ गया है। तो गोया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सिर्फ सिंपल जिसमें नफी या सवाल ना हो एक ऐसा जुमला है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए आपको उसमें डू या डज लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो नफी हो जाए तो उसमें हमारे लिए जरूरी होगा कि हम उसमें डू या डज का इस्तेमाल करें। डू का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, डू का इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए करेंगे, जमा के लिए करेंगे, और डज का इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए करेंगे। तो जब भी कोई फाइल सिंगुलर आए तो हम वहां पर नेगेटिव में डज इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल आ जाए तो हम डू इस्तेमाल करेंगे। अब हम नेगेटिव की मिसालें देखते हैं। जैसे हम कहते हैं अहमद ये किताब नहीं पढ़ता है, यानी अहमद ये किताब नहीं पढ़ता है, ये आपकी सिंगुलर की मिसाल हुई, अहमद डज नॉट रीड दिस बुक। अगर हम प्लूरल की मिसाल लें, जमा की मिसाल लें, तो हम कहेंगे वो लोग आम नहीं पसंद करते हैं, तो हम कहेंगे दे डू नॉट लाइक मैंगो। तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर के हालत में देखेंगे, स्ट्रक्चर की हालत में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पहला वाला क्या है, सिंगुलर था, ठीक है, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे होगा सिंगुलर था, तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट पहले लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। और यहाँ पर आप देखेंगे डज इस्तेमाल किया है, यहाँ पर डू इस्तेमाल किया है। डज इस्तेमाल करने की वजह यह है क्योंकि ये जो अहमद है ये अकेला सिंगुलर है,
और यहाँ पर डू इस्तेमाल करने की वजह ये है कि यहाँ पर ये दे है यानी जमा है। तो जब भी सिंगुलर आएगा हम डज इस्तेमाल करेंगे, जब भी प्लूरल होगा हम डू इस्तेमाल करेंगे। जैसे तो अहमद ये किताब नहीं पढ़ता है, वो लोग आम नहीं पसंद करते। ये आपको सिर्फ 2 जुमले दिख रहे हैं, लेकिन आप इनको 2 जुमले ना देखें, बल्कि आप इनको 1000 जुमले देखें, 2000 जुमले देखें। अहमद ये किताब नहीं पढ़ता है, आप कह सकते हैं जकरिया ये किताब नहीं पढ़ता है, मैं ये किताब नहीं पढ़ता हूं। तो उसी तरह से आप चेंज करेंगे, अहमद डज नॉट रीड दिस बुक, जकरिया डज नॉट रीड दिस बुक, आई डू नॉट रीड दिस बुक। इसी तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये सारी बातें हैं इंडेफिनिट नेगेटिव को लेकर के। अगर हम आगे चलें तो इसकी जो तीसरी किस्म है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो इसका मतलब वो होगा वो जुमला जिसमें ता है, ती है, ते है, आए, लेकिन साथ में उसमें सवाल भी किया गया हो किसी चीज को लेकर के। जैसे कि आप कहते हैं वो वहां रोजाना क्यों जाता है, आप कहते हैं तुम हर महीने घर क्यों जाते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें है आया हुआ है, ता आया हुआ है, तो गोया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए और इसमें सवाल भी आ गया है क्यों, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इनका अपना स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव बनाने का। तो गोया कि आप जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव इस तौर पर ना देखें, बल्कि आप सिर्फ इसको इंट्रोगेटिव के तौर पर देखें तो और क्लियर हो जाएगी बात। इंट्रोगेटिव का जो भी स्ट्रक्चर होगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट कुछ भी हो, यही स्ट्रक्चर होगा, यही एक स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव का। चाहे जिसमें आप आगे भी पढ़ेंगे ना, पास्ट इंडेफिनिट जब पढ़ेंगे तब भी ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो इसलिए आप इसको एज अ स्ट्रक्चर देखें कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ठीक है। और एक चीज आपको यह ख्याल रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे। याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और कोई फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा, चारों किस्मों में प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। तो गोया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो। चूंकि सिंपल में हम इस्तेमाल नहीं करते इसलिए हम वहां नहीं लाएंगे। तो डू या डज या हेल्पिंग वर्ब है। तो डू ये प्लूरल के इस्तेमाल होगा, डज जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल देखें, जैसे आप कहते हैं अहमद दोपहर का खाना कब खाता है, तो आप कहेंगे व्हेन डज अहमद टेक लंच। टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन खाने के साथ अगर इस्तेमाल कर लें तो खाना खाना हो जाएगा। तो व्हेन डज अहमद टेक लंच, कि अहमद खाना कब खाता है। इसकी दूसरी मिसाल है तुम राशिद को क्यों मारते हो, तो आप कहेंगे व्हाई डू यू बीट राशिद, कि तुम राशिद को क्यों मारते हो। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के खाके में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को फॉलो किया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को फॉलो किया है, उसके बाद सब्जेक्ट को फॉलो किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आप कहेंगे व्हेन डज अहमद टेक लंच, व्हाई डू यू बीट राशिद। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। डज इस्तेमाल किया क्योंकि अहमद ये सब्जेक्ट बन रहा है जो कि सिंगुलर है, और डू ये हमने यू की वजह से इस्तेमाल किया। अगरचे ये सिंगुलर है, तू एक है, लेकिन फिर भी हम यू के साथ प्लूरल का मामला करेंगे। और वर्ब ये टेक या बीट है, और उसके बाद लंच और राशिद ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो गोया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हर इंट्रोगेटिव का होगा, सिर्फ आप इसको प्रेजेंट के साथ खास ना माने, आप आगे भी पढ़ेंगे तब भी ये स्ट्रक्चर आएगा। तो इसी स्ट्रक्चर को आप समझ जाएं तो इंशाल्लाह फिर आप इसको चेंज करते रहेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे, क्योंकि वर्ड तो बदलेंगे। कभी यहाँ वेन है, कभी वाई आ जाएगा, कभी हु आ जाएगा, यहाँ डू है, डज है, कभी वाज वर आएगा, कुछ भी आएगा। यहाँ अहमद है, कभी जकरिया आ सकता है, यहाँ पर यू है, कभी वी आ सकता है, यहाँ पर टेक है, यहाँ पर कभी गिव आ सकता है, यहाँ पर बीट है, कभी यहाँ पर जो है लिफ्ट आ सकता है, यहाँ पर लंच है, कभी यहाँ पर वाटर आ सकता है, यहाँ पर राशिद है, कभी यहाँ पर यह आ सकता है। तो ये जगह नहीं बदलेगी, सिर्फ वर्ड बदलेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे, वो बात ये है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, वो ये है कि जब कोई जुमला लफ्ज़ किया से शुरू हो जाए तो इस सूरत में हम जो है व्हाट या जो क्वेश्चन वर्ड नहीं लाएंगे, बल्कि हम अपना जुमला डायरेक्टली जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर कहा, क्या अहमद इस वक्त दोपहर का खाना खाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जुमला लफ्ज़ किया से शुरू हुआ, तो इसलिए हम अपने जुमले को डू या डज से स्टार्ट करेंगे। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंट्रोगेटिव है और क्या से शुरू हो रहा है तो हम कहेंगे डज अहमद टेक हिज लंच एट दिस टाइम। तो आप देख सकते हैं कि हमने व्हाट नहीं इस्तेमाल किया, इसी तरह से और कुछ नहीं लाया, बल्कि हमने डायरेक्टली अपना जुमला जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया। तो जब भी कोई जुमला आ जाए, याद रखें हमेशा के लिए, जब भी कोई जुमला डायरेक्टली लफ्ज़ किया से शुरू हो तो हम किसी भी जमाने में हो, हम लफ्ज़
हेल्पिंग वर्ब से ही जुमले को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज हमने यहाँ पर फॉलो की है। यहाँ पर वो स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अब हम आगे चलते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो कहते हैं हर वो जुमले जिसमें नफी भी हो सवाल भी हो। जैसे आप कहेंगे वो पढ़ाई में मेहनत क्यों नहीं करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों भी आया हुआ, नहीं भी आया हुआ है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। चूंकि करता है आया हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी तरह से तुम अपने भाई से मिलने घर क्यों नहीं जाते हो, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्यों आया हुआ जो कि सवाल है और नहीं भी आया हुआ जो कि नफी का माना देता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें जाते ते आया हुआ है और हो भी आया हुआ है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इनका भी अपना वही स्ट्रक्चर है जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं सिंपल वाले सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि इसमें वर्ब नहीं था, इसमें वर्ब होगा, बस यही फर्क और कोई फर्क नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद वर्ब लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। और यहाँ पर नॉट को लेकर फिर से मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि अगर हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम नॉट को कब लाएंगे? सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, यानी जो बाकी हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा होगा उससे पहले। तो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे किसमें? हर वो जुमला जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हो। लेकिन चूंकि ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज होगा, जो कि मैंने मुतलक तौर पर बताया कि जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की किस्म होगी सब में डू या डज लगेगा, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव में नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब, बस यही आपको ख्याल रखना है। अगर हम इसकी मिसालें देखें तो हम कहेंगे अहमद ये किताब क्यों नहीं पढ़ता है। आप सवाल कर रहे हैं भाई क्यों नहीं पढ़ता है किताब, क्या मसला? तो आप कहेंगे व्हाई डज अहमद नॉट रीड दिस बुक। अगर आप कहते हैं तुम सब आम क्यों नहीं खाते हो, तो आप कहेंगे व्हाई डू यू नॉट ईट मैंगो। तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर के तौर पर देखेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर है। मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाई क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डज या डू, सब्जेक्ट अहमद या यू, नॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। अगर कोई और वर्ड रहा है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डज इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि अहमद सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम डज ही का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने डू इस्तेमाल किया, इसकी वजह ये है कि यू के साथ हम जो है डू इस्तेमाल करते हैं, चूंकि यहाँ पर तुम सब है तो यहाँ पर हम इसको प्लूरल मानेंगे, नॉट सिंगुलर। तो ये इस्तेमाल है आपका। तो जब भी कोई भी जुमला आप बोल रहे हैं अगर उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और अगर वो जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लाएंगे और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। आज के सबक का खुलासा क्या है कि आज हमने किस पर बात की? आज हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बात की, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बात की। और मैंने बताया कि प्रेजेंट की कितनी किस्में हैं। प्रेजेंट की किस्में बताया मैंने, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये 4 किस्में होंगी किसकी? प्रेजेंट की, सिर्फ प्रेजेंट की जिसमें है आए। लेकिन अगर हम इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उस जुमले को कहते हैं जिसमें ता है, जैसे वो रोज घर जाता है, ती है जैसे वो इस वक्त पढ़ाई नहीं करती है, ते है जैसे क्या वो लोग हॉकी खेलते हैं, ते हो तुम मुझसे क्यों परेशान करते हो, ता हूं जैसे मैं से पसंद नहीं करता हूं। तो जिसमें भी ता है, ती है, ते हो, ता हूं आ जाए, ऐसे जुमलों को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की कई सारी किस्में हैं, लेकिन उससे पहले हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी आदत को बतलाते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी हकीकत को बतलाते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई ताज्जुब वाला जुमला हो जिसमें हियर या देयर का इस्तेमाल हुआ हो, इसका इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे वक्त में जब हम कोई काम रोज आना होता हो, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम कोई बात कर रहे हो, कोई कोट कर रहे हो, कोई अक़वाल ज़र्री बयान कर रहे हो, तो उसमें भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो किस्में होंगी माने के एतबार से होंगी। अगर उसमें जो है नफी और सवाल ना हो तो उसको बोलेंगे अफर्मेटिव, और अगर उसमें नफी पा जाए तो उसको बोलेंगे नेगेटिव, अगर उसमें सवाल हो जाए तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव, अगर उसमें सवाल और नफी दोनों हो तो उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हर एक का अपना स्ट्रक्चर है। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद यस या ईएस का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लिखेंगे। ये फार्मूला जो है सिंगुलर के लिए है, प्लूरल के लिए भी वही फार्मूला है, बस हम सिर्फ वर्ब में यस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स को लिखेंगे या बोलेंगे भी आप कहेंगे, वही बात होगी। और ये स्ट्रक्चर जो है प्लूरल के लिए है। आगे अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की, तो आपने पढ़ा नेगेटिव कहेंगे जिसमें नहीं हो, जैसे वो घर नहीं जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। डू का इस्तेमाल हम कब करेंगे? सिंगुलर के लिए नहीं बल्कि प्लूरल के लिए करेंगे। और डज का इस्तेमाल हमेशा हम सिंगुलर के लिए करेंगे। आगे हमने बताया स्ट्रक्चर आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। आगे हमने बात की क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर होगा हमारा किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, जो कि मुतलक तौर पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाएंगे तो ये डू या डज के हेल्पिंग वर्ब के साथ इसकी तफरीक हो जाएगी, तो ये डू या डज हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि इसमें आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और हम कुछ और इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। सारी किस्मों में, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये सबक खत्म हुआ। अब हम आगे चलते हैं और अगर आपको कोई सवाल हो तो उसको सुनते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। एक्सरसाइज है जिसमें हम सबसे पहले अल्फाज मानी लेंगे। आज हम सीखेंगे बीमारियों के नाम, जो कि बहुत अहम चीज है, हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पर अबॉर्शन। इसको क्या पढ़ेंगे? अबॉर्शन नहीं पढ़ेंगे, अबॉर्शन। इसका मतलब होता है हमल, गिरना या गिराना। उसके बाद है एसिडिटी। एसिडिटी, एसिडिटी का मतलब होता है जलन या तेजाबियत। उसके बाद है एक्नी। एक्नी मतलब मुहासा, जो पिंपल निकल जाता है आपका चेहरे वगैरह पे। उसके बाद है अनीमिया। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? अनेमिया। ये अनेमिया नहीं है बल्कि अनीमिया। अनीमिया का मतलब होगा खून की कमी। उसके बाद है अस्थमा, दमा। बैड कोल्ड, नजला, आप इसको कोल्ड भी कह सकते हैं। बेल्स, डेकार। ब्लिस्टर, आबला, जिसे आप छाला कहते हैं, छाला पड़ना, उसको आबला भी बोलते हैं। उसके बाद है ब्लड प्रेशर। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर। थोड़ा सा खींच देते हैं, ये प्रेशर नहीं है, प्रेशर। जल्दी से पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर का मतलब होगा ब्लड प्रेशर, खून का दौरानिया। उसके बाद है बॉयल। क्या ये? बॉयल। बॉयल का मतलब होता है फुंसी, जो फोड़ा निकल जाता है ना छोटे छोटे, उनको बोलते हैं फोड़े, फुंसी, वही है बॉयल। आगे है ब्रूज। ब्रूज का मतलब होगा खराश। उसके बाद है बर्न। बर्न का मतलब छाला, और बर्न का मतलब जो जल जाता है उसको भी बोलते हैं, क्योंकि जलने के बाद जो छाला निकलता है उसको बोलेंगे बर्न। कैंसर, उसके बाद बोलते हैं सरतान, जिसको आप कैंसर ही बोलते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि उर्दू क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सरतान। उसके बाद है कैटरेक्ट। क्या ये आपका कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब मोतियाबिंद, यानी जब आप देखे होंगे कुछ लोग जो है देख नहीं पाते हैं, आंख उनकी ऊपर नीचे होती रहती है हमेशा। उसके बाद है केटार। ये क्या है? केटार। केटार का मतलब होता है सर्दी, जुकाम। केटार, कटारा नहीं पढ़ेंगे आप, कटारा, केटार। चिकन पॉक्स, चेचक। कोलेरा, ये क्या है? ये आपका कोलेरा। कोलेरा हम इसको बोलते हैं कलेरा, लेकिन यहाँ कोलेरा। कोलेरा का मतलब हैजा या कलेरा, कोलेरा आप जैसे कहते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब कब्ज। उसके बाद है कफ, इसका मतलब होता है खांसी। उसके बाद है डायबिटीज। हम लोग इसको पढ़ते हैं डायबिटीज। डायबिटीज नहीं होगा बल्कि होगा डायबिटीज, बीटीज, बीटीज, डायबिटीज। आज से अब इसको डायबिटीज नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डायबिटीज। डायबिटीज गच्चे अलग लग रहा है लेकिन यही सही है इसका प्रोनाउंसिएशन। अब हम आगे चलते हैं, इसके अगले हिस्से को लेते हैं। अगला हिस्सा आपका डायरिया। डायरिया का मतलब पेचिस। उसके बाद है एक्जिमा। एक्जिमा का मतलब होगा खारिश।
एपिलेप्सी, एपिलेप्सी का मतलब होगा मिर्गी। फीवर, बुखार। गिडीनेस, गिड्डीनेस नहीं, गिडीनेस, गिडीनेस का मतलब चक्कर। उसके बाद ये, अब इसको अगर दिया जाए तो आप यही पढ़ेंगे ग्रिप्स, बट ये ग्रिप्स नहीं, ग्राइप्स। ये क्या है? ग्राइप्स। ग्राइप्स का मतलब मरोड़, जो पेट में दर्द होता है उसको बोलते हैं ग्राइप्स। उसके बाद हेडेक, दर्द सर। उसके बाद हर्निया, इसका मतलब आंत उतरना। हिकअप, हिचकी। उसके बाद है इंडिजेशन। ये क्या है? इंडिजेशन, इंडिजेशन। इसको आप इनडाइजेशन नहीं बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंडिजेशन। यहाँ पे चा की आवाज आएगी, शा और चा के बीच की, इंडिजेशन। शन नहीं आएगी आवाज, क्या आएगी? इंडिजेशन। तो एक चा की आवाज निकालेंगे, इसका मतलब होता है बदहजमी। तो ये नाम थे। अब हम आगे चलते हैं, अफाल को लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला है थ्राइव, थ्रोव, थ्रीवेन, नॉट थ्राइवेन। हम लोग इसको थ्राइवेन पढ़ते हैं, जो कि गलत है, ये थ्रीवेन। इसका मतलब फलना फूलना। थ्रो, थ्रीव, थ्रॉन, फेंकना। ट्रेड, ट्रोड, ट्रोडन, रोदना। वेक, वोक, वोकन, जागना। वियर, वोर, वॉर्न, पहनना। वीव, वोव, वुवेन, बुनना। विथड्रॉ, विथड्रू, विथड्रॉन, निकाल लेना। राइट, रोट, रिटन, इसका मतलब होता है लिखना। तो ये अफाल है और इनकी तीनों शक्लें अलग अलग हैं, आपको इनको याद होनी चाहिए ताकि आपसे गलती ना हो। अब हम आगे चलते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस लेते हैं, और इसमें है सबसे पहला डोंट एवर टॉक टू मी, मुझसे कभी भी बात मत करना या कभी बात मत करना। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करना। डू एज यू प्लीज, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। डू नॉट बी सो सिली, बेवकूफों जैसी हरकत मत करो। डू यू माइंड इफ आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन आया, चा की आवाज आ गई, शीन और चा की। तो डू यू माइंड इफ आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन का मतलब होगा क्या मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं। हमारे अगले जुमले हैं डार्क डील्स कैन नॉट बी हिडन। तो इसका मतलब होगा, अगर आप देखें तो इसका तर्जुमा होगा कि जो है काले करतूत या जो गलत काम है उनको आप छुपा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करें तो बोलेंगे काले आदमी साबुन लगाए गोरे नहीं होते। आप कहेंगे ईट नो मोर देन यू कैन डाइजेस्ट, इतना खाओ जितना पचे। एनफ इज एनफ, आई डू नॉट वांट टू हियर दिस अगेन, अब बस बहुत हो गया, मुझे अब ये फिर से नहीं सुनना है। एवरीवन इज किंग ओवर हिज ओन हार्ट, आदमी अपने दिल का बादशाह। एवरी का मतलब हर एक, तो आदमी वही मुराद है, आदमी जब कह दिया जाए तो इसका मतलब हर एक हो जाता है। एवरीवन नोज, हर किसी को मालूम है। अब यहाँ पर आदमी को मालूम है नहीं कहेंगे, यानी हर किसी को मालूम है, हर एक का अपना इस्तेमाल है, इसके हिसाब से आप चलेंगे। वरना आप कहें एवरीवन का मतलब आदमी अपने वाक्य, यहाँ पर हर किसी को क्यों कहा, ये इसका इस्तेमाल है, इसी तरह जुमले इस्तेमाल होते हैं। अब हम आगे चलते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ, और ये हमारी रीडिंग प्रैक्टिस है। इसमें आपकी कहानी बहुत अच्छी कहानी है, और ये इसका पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा ये है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इसको पढ़कर आएंगे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस काफी अच्छी हो रही होगी धीरे धीरे इंशाल्लाह। पहले के मुकाबले अगर आप मुआवजा करें तो काफी अच्छी हो गई होगी। ओके गाइज, अब हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, और ये आपके होमवर्क है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें सारे अल्फाज मानी आपको वाजे होंगे, और इनका आपको इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करना है, और फिर आगे आपको उर्दू से इंग्लिश में तर्जुमा करना है। सारे के सारे आसान हैं। आप पहले ये पता करेंगे कि कौन सा जुमला है, और फिर उसके बाद उसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप स्ट्रक्चर के बार देख लेंगे। तो पहली बार जब आप करेंगे तो लाजिम है कि आप जो है उकताहट के शिकार होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सारी बातें पहली बार ही में समझ में नहीं आती हैं। तो जब आप ये वाला समझ जाएंगे इंशाल्लाह, तो अगले जो दुरुस होंगे वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए आप ज़रूरी है कि आप इनको अच्छे से समझ लें, इनको पढ़ लें, ठीक है, और फिर इनकी एक्सरसाइज भी कर लें ताकि सब कुछ आपके लिए वाजे हो जाए। अगर हम इनमें अलमानी की बात करें तो सारी चीज़ें वाजे हैं। और रोज़ाना स्कूल जाता है, तुम सब अपना काम वक्त पर क्यों नहीं करते हो? क्या रजिया की माँ रोज़ाना घर में झाड़ू लगाती, वो अपने घर क्यों नहीं जाता है? ज़ैद और महमूद हर सुबह कुरान की तिलावत करते हैं। सफ़िया और रुक़ैया अपने अम्मी के साथ ऑफिस कब जाती हैं। हम लोग हर शाम लाइब्रेरी जाते हैं। क्या वो सब हर महीने फीस देते हैं? फीस देना, पे दफी का मतलब फीस देना। तुम्हारा पड़ोसी का मतलब नेबर वक्त पर किराया क्यों नहीं देता है? किराया देना, पे द रेंट का मतलब किराया देना। ये कंपनी अच्छी सर्विस नहीं देती है।
कंपनी का मतलब कंपनी, अच्छी सर्विस, गुड सर्विस देने का मतलब प्रोवाइड, प्रोवाइड गुड सर्विस का मतलब अच्छी सर्विस देना। अब इनको आपको अपने हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, इनकी किस्मों के हिसाब से पढ़ना होगा और फिर उसी हिसाब से इनको आपको जो है हल करना होगा। तो यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म होता है। और हो सकता है कि आपको बहुत दुश्वारी हुई हो, समझ में ना आया हो, लेकिन जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे, हमारी किताब पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप रिवाइज करें, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह समझ में आएगा। पहले दिन नहीं आया तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।